लैंसडाउन, ये बंदा होता है गवर्नर जनरल 1888 से लेके 94 के बीच में, ठीक है। लैंसडाउन, अब इसके टाइम पे दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे, 2 या 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे। एक इवेंट होगी, जैसे आप सिंगाता पॉलिटिकल क्लास के होते हैं ना, एक क्वेश्चन मैंने बताया था, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। नहीं, रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया बांग्लादेश, इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर को क्या बोलते थे? ये सब मैंने पढ़ाया। देखो इसके टाइम पे, देखो यहाँ पे मैप में आते हैं, एक मैप मैंने रखा हुआ है, देखो ये मैप है इंडिया का। अब ये जो पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है, पहले सब एक इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे सब एक साथ थे। उस वक्त यहाँ पे हुआ करता था अफगानिस्तान, ठीक है। और ये सारा एरिया, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या था? इंडिया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उस वक्त पाकिस्तान का कुछ ऐसा वैसा नहीं था। तो उस वक्त यहाँ पे जो ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटिश टेरिटरी और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर एक डिसाइड होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? तो 1893 या 94 के टाइम पे, इस दौरान जो लैंसडाउन गवर्नर जनरल होता है या वायसरॉय होता है, वो एक कमीशन अपॉइंट करते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूरेंट कमीशन। और ये कमीशन जो है यहाँ पे अफगानिस्तान में उनका जो रूलर होता है उसको अमीर बोलेंगे। तो अमीर ऑफ अफगानिस्तान के साथ एक डील करेगा और फिर यहाँ पे इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर वो सेट करेगा। तो उस बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? ड्यूरेंट लाइन। क्लियर है ये पॉइंट? उसी तरह बाद में जब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होगा, तो ये जो है इस तरह से एक बॉर्डर बनेगा। वो जो कमीशन बनती है वो बनती है 1947 में, रेड क्लिफ कमीशन बनती है। और ये कमीशन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर होता है उसको डिसाइड करती है। और इसलिए ये जो बॉर्डर है, एक तो यहाँ पे वेस्ट में और यहाँ पे ईस्ट में, क्योंकि उस वक्त जब पार्टीशन होता है तो इसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान, इसको बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान। फिर आगे जाके ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश, है कि नहीं? लेकिन ये जो बॉर्डर लाइन है उसको भी अभी वही नाम देते हैं, रेड क्लिफ लाइन। उसको क्या बोलेंगे हम? रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिले। ड्यूरेंट लाइन कब बनी थी? 1983-84 के टाइम पे। उस वक्त जो हमारा वायसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। और जब यहाँ पे 1947 में इस वक्त जो वायसरॉय होता है वो कौन होता है? आखिरी वायसरॉय कौन था ब्रिटिश इंडिया का? आखिरी वायसरॉय ब्रिटिश इंडिया का, मतलब ये मैंने बहुत पहले पढ़ाया था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ रहे थे। तो इसी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ लॉर्ड माउंटबेटन, ये बंदा जो है आखिरी गवर्नर होते हैं। जब इंडिया को, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? अगस्त 15, 1947। जब इंडिया को आज़ादी मिली उस वक़्त जो वायसरॉय थे, वायसरॉय कौन होते हैं? वायसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, वायसरॉय बोलते हैं आप उसको, है ना? तो वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त वायसरॉय होते हैं। और जब इंडिया को आज़ादी मिल रही होती है उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होता है? नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस दे। हर साल वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है, हर साल उनका एक प्रेसिडेंट हुआ करता था। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी दास। तो इस तरह से ये पॉइंट मैंने कल ग्रुप में डाला था बाय द वे। जब हकीमास ने एक कौन सा कृपलानी उसका चीफ मिनिस्टर का बोला था, सुचिता कृपलानी, उसका वाइफ था JB कृपलानी की वाइफ होती है वो आगे जाके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनती है यूपी की। तो यहाँ पे उस वक्त एक कांग्रेस का फ्रीडम फाइटर होते हैं, उसका नाम होता है JB कृपलानी, हाँ उसका हस्बैंड होता है। तो ये उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है 1947 में, जब इंडिया को आज़ादी मिल रही होती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो उस वक्त गवर्नर कौन था? वायसरॉय। उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? JB कृपलानी। और यहाँ पे हमने ये पढ़ा, ये वाली हो गई ड्यूरेंट लाइन। और ये होती है कौन सी? यहाँ पे, या ये जो रेड वाली, अगर इसको मैं रेड कलर लिख देता हूँ तो इसको बोलेंगे हम रेड क्लिफ लाइन। क्लियर है ये पॉइंट? रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक क्या है? लैंसडाउन के टाइम पे ड्यूरेंट कमीशन बनी थी, उसने ड्यूरेंट लाइन डिसाइड करी थी। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है वो किस गवर्नर के टाइम पे बनाई गई थी या किस? लैंसडाउन। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा यहाँ पे एक तो इसमें ड्यूरेंट लाइन,
ड्यूरेंट लाइन। दूसरा इसके टाइम पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होता है फैक्ट्री एक्ट, है ना, फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री अभी तक हमने पढ़ा फैक्ट्री एक्ट एक हुआ था 1881 में, किसके टाइम पे हुआ था ये, रिपन के टाइम पे, और इसने फोकस किस पे किया था, चाइल्ड लेबर पे, चाइल्ड लेबर पे किया था नहीं। और इसी तरह ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट होता है। सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो आएगा वो आएगा 1891 में। उस वक्त वाइसरॉय कौन होता है, लैंसडाउन। और ये जो फोकस करेगा ये फोकस करेगा फीमेल एम्प्लॉयमेंट पे, फीमेल लेबर्स पे या फीमेल एम्प्लॉयमेंट पे ये ज़्यादा फोकस उसमें करेगा। तो ये दो पॉइंट क्लियर हुआ है। फैक्ट्री एक्ट फर्स्ट कब आया था, फैक्ट्री एक्ट सेकंड कब आया, ये पॉइंट्स। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट याद रखना है, देखो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, क्लियर है ये पॉइंट, 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सारे अलग अलग डिमांड्स रखेंगे, उसमें से एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिमांड होती है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो लॉ बनाती है उसमें इंडियंस को उसमें इंडियंस का जो नंबर है वो बढ़ाया जाए। तो ये एक डिमांड रखती है। हमने उस दिन पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट, उस दिन मैंने बोला था आपको इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको पूरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडियन काउंसिल, ICA मीन्स इंडियन काउंसिल एक्ट। ऐसे इंडियन काउंसिल एक्ट 3 आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में, किसके टाइम पे, कैनिन के टाइम पे, लॉर्ड कैनिन के टाइम पे आएगा। दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लैंसडाउन के टाइम पे आएगा, क्लियर है। और तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 में, जो मिंटो सेकेंड के टाइम पे आएगा, मिंटो सेकेंड। हमने उस दिन एक मिंटो 1 पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर रिंचिक, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वो मिंटो 1 था। यहाँ पे अब मिंटो 2 आएगा। तो 3-4 इंडियन काउंसिल एक्ट पास होते हैं। तो ये जो सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट पास होता है वो होता है लैंसडाउन के टाइम पे, जो अभी हम पढ़ रहे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो क्या थी, जो यहाँ पे देखो कैनिन के टाइम पे जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, पॉइंट उन छूते था, क्लियर हो रहा है ना। इसने क्या किया था, इसने किया था जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो बंगाल में है, जो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना रही है, उसमें 3 इंडियंस को लाने की बात करी थी इसने। जो कौन होते थे, ब्रिटिश गवर्नर अपने से अपॉइंट करता था, किसी 3 राजाओं को या प्रिंसेस को अपने से अपॉइंट करता था। 3 इंडियंस उस वक्त इंक्लूड किए गए थे इंडियन काउंसिल में। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होगी, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव बॉडी, जो गवर्नर जनरल है उसकी एक, या वॉइसरॉय जो भी समझो आप, ठीक है, गवर्नर जनरल जितना वॉइसरॉय जितना सब एक ही चीज़ है। तो या अगर हम इसको वॉइसरॉय के टाइम से तो यहाँ पे एक वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, एक वॉइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम था लॉ इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करना। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था लॉ बनाना। और इस वॉइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसमें क्या क्या 3 इंडियंस को इंक्लूड करने की बात करी थी नहीं करी थी, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ये जो 3 इंडियंस हुआ करते थे उनको राजा खुद अपने से किसी को भी रख सकता था। ऐसा कोई था नहीं कि यार वोटिंग हो, ये हो जरे। हमने उस दिन पढ़ा लोकल बॉडीज में लोकल इंडियंस की मेजोरिटी लाई गई थी बाद में, लोकल लेवल पे रिपन रेजोल्यूशन पढ़ा था ना। तो लेकिन अभी तक ऐसा नेशनल लेवल पे कुछ नहीं है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलेंगे। कहीं पे आप इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सुनोगे इसको, तथा पार्लियामेंट धरती में ना लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट्स होते, उस वक्त ये थी। उसको या वॉइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, या फिर उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव, तो एक ही चीज़ है। लेकिन अब ये जो 19 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आएगा, ये क्या करेगा, ये 2-3, एक तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बॉडी है उसमें जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा। एक तो टोटल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एक उसमें जो इंडियंस पहले 3 ही थे तो अब उसकी जो स्ट्रेंथ है इंडियंस की वो भी बढ़ाएगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसमें आती है वो आती है कि यहाँ पे जो इंडियंस होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स। अब उनको जो है राजा या गवर्नर खुद से अपॉइंट नहीं करेगा। इनको अब लोकल बॉडीज़ जो है या ज़मींदार थे, लोकल बॉडीज़ मतलब सिर्फ दे लोकल लेवल पे जो बॉडीज़ थे उनमें तो इंडियंस थे मेजोरिटी में,
तो लोकल बॉडीज़ या ज़मींदार या यूनिवर्सिटी जो है इनको अपने बंदे वहाँ से भेजेगी। तो अब यहाँ पे जो इंडियंस होंगे इनको कौन भेजेगा? लोकल बॉडीज़ अपने से चूज़ करेगी, या फिर ज़मींदार या फिर यूनिवर्सिटीज़ वोटिंग करके। तो जैसे भी, तो यहाँ पे अब ये जो मेंबर्स आ रहे हैं उनको कौन डिसाइड कर रहा है? लोकल्स। इंडियंस डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भले ही इलेक्शन से नहीं आ रहे हो लेकिन आ तो इंडियंस के थ्रू आ रहे हैं। अब इन बंदों को वही बंदे होंगे जो ज़मींदार जिनको चूज़ करेंगे, जिनको लोकल बॉडीज चूज़ करेगी। तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो बंदा आएगा वो इनका रिप्रेजेंटेटिव होगा कि नहीं होगा? यूनिवर्सिटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव एक आ गया, ज़मींदार्स का रिप्रेजेंटेटिव या लोकल बॉडीज़ का रिप्रेजेंटेटिव, और इन लोकल बॉडीज़ में तो मेजोरिटी इंडियंस की थी। तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो कल को क्वेश्चन आएगा जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे इंडियंस अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, तो वो किस एक्ट ने लाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 ने लाया। ये एक पॉइंट। और जो आगे जाके हम ये पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये एक लाएगा इलेक्शन का कंसेप्ट इंडिया में लाएगा। तो ये जब आगे हम पढ़ेंगे तो ये लाएगा कंसेप्ट ऑफ इलेक्शंस ये लाएगा। तो ये जो सेकंड एक्ट है वो क्या लाएगा? प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर सो? प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब वो, यहाँ तक कोई डाउट? ये दो पॉइंट याद हो गए। उसके बाद ये 3 पॉइंट है किसके रिलेटेड? लैंड्स डाउन के टाइम पे ड्यूरन लाइन, फैक्ट्री एक्ट सेकंड और इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 किस गवर्नर के टाइम पे या वायसराय के टाइम पे पास हुआ था? ये एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। 1892। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट ने लाया था? Indian Council Act 1892। हाँ, तो 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट ने प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाया था। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। उसके बाद हम नेक्स्ट गवर्नर का पढ़ेंगे, लॉर्ड एल्गिन। ये होता है 1894 से लेके 99 के बीच में। ठीक है ये। अब इसमें जो तो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसमें ये होती है कि इसमें इस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1896, क्योंकि 96 इसी के टाइम पे है कि नहीं है? तो इसके टाइम पे एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगा। देखो उससे पहले एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे, इसको छोड़ो। नेशनल सॉन्ग कौन सा है इंडिया का? वंदे मातरम। इसको नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? अभी हमारे पास एक नेशनल एंथम है, एक नेशनल सॉन्ग है। अब इसको अडॉप्ट कब किया गया था? पॉलिटिकल सिलसिले। अब यहाँ पे देखो, अब सुनो इस पॉइंट को सुनो, इसी क्योंकि ये उसी नेशनल सॉन्ग के रिलेटेड ही है। तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? वंदे मातरम। ये हमारा है नेशनल सॉन्ग। तो इसको लिखा किसने था? ऑथर, या इसका ऑथर था बंकिम चंद्र चटर्जी बोस करनो। अब इस तरह भी याद रखो तो वन डे आई विल रॉब द बैंक, एक दिन मैं बैंक को लूटूंगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। बैंक इधर आगे बैंक लिखा हुआ है ना, तो वन डे आई विल रॉब द बैंक करके भी याद रखो। तो बंकिम चटर्जी ने लिखा था। अब होता क्या है देखो, इसने लिखा था 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होगा वो होता है एट द रेट ऑफ कलकत्ता में। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। एक पॉइंट। और उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हिदायतुल्लाह एम सयानी, SAYA, हिदायतुल्लाह मुख्तार सयानी उसका प्रेसिडेंट होता है। और ये जो बंदा है वो सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट होता है। किसका? सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था 1887 में मद्रास सेशन में बदरुद्दीन तयाबजी जो है वो फर्स्ट थे। सेकंड कौन होते हैं? हिदायतुल्लाह मुख्तार सयानी, HM सयानी। इस सेशन में 1896 के सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जो है वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो है वो गाया गया था। सेम पॉइंट को क्लियर सॉन्ग। वंदे मातरम और नेशनल सॉन्ग कब बना था जरना? अब यहाँ पे देखो, अभी 2 पॉइंट बताते हैं।
एक हो गया हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, यहाँ पे हुआ नहीं, उसके रिलेटेड मैंने ऊपर बोल दिया यहाँ पे। इसी तरह दूसरा हमारा होता है नेशनल एंथम, क्या है वो, जन गण मन। इस नेशनल एंथम को लिखा किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वेरी गुड। और जिस तरह से अभी हमने पढ़ा 1896 के सेशन में कौन सा नेशनल सॉन्ग गाया गया था नेशनल सॉन्ग कांग्रेस के सेशन में, उसी तरह ये जो जन गण मन है उस वक्त अभी नेशनल सॉन्ग तो नहीं बना था ना, नेशनल एंथम नहीं बना था। इसको फर्स्ट टाइम किस सेशन में गाया गया था, नेशनल एंथम को जन गण को फर्स्ट टाइम या 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में गाया था एट द रेट ऑफ कलकत्ता। ये भी कलकत्ता में इधर इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था। और उस वक्त यहाँ पे प्रेसिडेंट थे नारायण दार। तो ये दो सेशंस याद रहेंगे, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के रिलेटेड। और फिर आगे जाके जब हम पढ़ेंगे जनवरी 24 1950, ये क्या होता है, लास्ट वर्किंग डे होता है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस दिन जो है 3 चीज़ें एडॉप्ट होती हैं। एक तो होता है नेशनल सॉन्ग, दूसरा होता है नेशनल एंथम, और तीसरा क्या एडॉप्ट होता है, मैंने कहा कि देखो नेशनल सॉन्ग आते हैं सा, यहाँ पे मैंने नेशनल सॉन्ग के बारे में सारे पॉइंट्स लिख दिए। ऑथर बंकिम चटर्जी इसने लिखा था। 1896 सेशन में कलकत्ता में एच एम सयानी प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे इस वंदे मातरम को गाया गया था। और ये जो एच एम सयानी थे वो सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये पॉइंट। उसी तरह से जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसको फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन किस में गाया गया था, 11 में, कलकत्ता सेशन था। उसका जो प्रेसिडेंट था नारायण दार। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर ये तो हिस्ट्री में हो गई। फिर आगे जाके 1950 में जनवरी 24 को ये होता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसमें 3 चीज़ें एडॉप्ट होती हैं। एडॉप्ट 3 चीज़ें होती हैं। एक तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को एज ए नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट किया जाता है, एक पॉइंट। जन गण मन को एज ए नेशनल एंथम एडॉप्ट किया जाएगा, दूसरा पॉइंट। और तीसरी चीज़ जो एडॉप्ट होती है वो क्या होती है उस वक्त, प्रियम्बल। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो आगे जाके जो है प्रियम्बल के नाम पे एडॉप्ट हो जाता है इस दिन। तो ये 3 पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। तो यहाँ पे आज हमने 2 इंपॉर्टेंट सेशंस पढ़े। एक तो ये वाला 1896 का सेशन, दूसरा 1911 का सेशन। और यहाँ पे इसी के साथ ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं साइड पे ये भी लिख देता हूँ। उस वक्त जो वाइसरॉय थे, इस वक्त जो वाइसरॉय कौन थे, इल्गिन सेकेंड वाइसरॉय थे। और जब ये वाला एडॉप्ट हुआ 11 में जन गण, तो 1911 में जो वाइसरॉय हुआ करते वो कौन होते हैं, हार्डिंगे। क्लियर है यहाँ तक। द पॉइंट उन गंगमा क्वेश्चन इन हर एक चीज़ अपने आप में क्या है, क्वेश्चन से। तो ये पॉइंट एक एल्गिन के रिलेटेड। तो यहाँ हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लॉर्ड एल्गिन के रिलेटेड। तो दूसरा पॉइंट जो लॉर्ड एल्गिन के रिलेटेड आपको याद रखना है वो है फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर। अब मुझे एक बात बताओ, किस वाइसरॉय को मारा गया था, एसेसिनेट किया गया था? मायो को एसेसिनेट किया गया था। मायो को जो है 1872 में क्या हुआ था, एसेसिनेट हुआ था, हुआ नहीं? कहाँ पे, अंडमान आइलैंड्स में। अंडमान आइलैंड में उसका एसेसिनेशन हुआ था। और वो किसने किया था, वो एक शेर अली। और वो कोई पॉलिटिकल नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं था। वो एक पागल बंदा था जेल में, बस उसको एक बदला लेना था। तो उसने जब देखा वाइसरॉय आया उसको मार दिया, एक बदला था। कोई वो पॉलिटिकल मर्डर दर्चिन दक्षा जो अब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इसमें कुछ लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ लोग थे मॉडरेट्स क्या चाहते थे, देखो मॉडरेट्स का ऐसा पॉलिसी होता था कि यूजुवेंचिक उनसे काम निकालना है। जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया यहाँ पे, पहले खाली 2 ही मेंबर थे, अब उन्होंने 10 नफर कुछ को इंडियंस को एंट्री करवाया। तो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये लोग मतलब आहिस्ता आहिस्ता मतलब मोशन पास करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने चाह रहे थे। तो उधर सचिन मॉडरेट टाइप के लोग, कुछ होते एक्सट्रीमिस्ट जो खून खराबे में बिलीव रखते हैं, जो ये मानते हैं कि इनको मारो पीटो, इनको उड़ा भगा दो, इतोशिक, तो उनको हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी के लोग होते हैं उसमें फर्स्ट जो मर्डर होगा पॉलिटिकल मूवमेंट के रिलेटेड
तो वो होता है इसी के टाइम पे 1895-6 के टाइम पे, कुछ इसी टाइम पे, डेट मुझे खुद याद नहीं है। इस वक्त क्या होता है पुणे में, कहाँ पे, पुणे में, पुणे कहाँ पे आएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, है कि नहीं। वहाँ पे एक किस्म का एक बीमारी, एक पेंडेमिक फैल जाता है, तो उसके चलते बाद में वहाँ पे दो ब्रदर्स होते हैं, चापेकर ब्रदर्स। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ का जो डीसी होता है या कोई एक बड़ा ऑफिसर होता है, सिविल सर्वेंट ऑफिसर आए जो पुणे के, मतलब पुणे जो रीजन था उसका जो हेड है, उस ऑफिसर को वो लोग मार देते हैं। तो ये एक किस्म का पॉलिटिकल मर्डर है शिंदे। तो ये लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, लेकिन इन्होंने मतलब एक्सट्रीम जाके एक ऑफिसर को मार देते। उस ऑफिसर का नाम होता है, एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है रैंड, RANDS। इसको मार देते हैं, किल या मर्डर। मर्डर कहाँ पे करते हैं, एट द रेट ऑफ पुणे में। और कौन करता है, चापेकर ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स कौन करता है, ये एक इवेंट याद रखना, चापेकर ब्रदर्स आएगा। इसका नाम कौन, चापेकर क्या था, जरियोचमेंट कहाँ पे हुआ था, ये पुणे रीजन में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और जो ऑफिसर का नाम था वो रंस था। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर, मतलब फर्स्ट जो फ्रीडम फाइटर में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनका जो, उनकी तरफ से पहला जो मर्डर होता है इस ऑफिसर का होता है। आगे भी जाके देखेंगे हम, बहुत सारे पुलिस को मार देंगे वो लोग। इवन जो वाइसरॉय होते हैं, कल कहते अरविंदो घोष तेरे मसल गुंडा राज बिहारी बोस, वो बंदा होता है जो वाइसरॉय को मारने की कोशिश करता है, बट वो बच जाता है वाइसरॉय। फिर इन लोगों के पीछे पड़ती है ब्रिटिश, फिर ये लोग भाग जाते हैं, कोई बंगाल, कोई यूरोप जाएगा, कोई जापान जाएगा, तो मतलब सिर्फ हिंदे। तो ये, हाँ, तो ये एक पॉइंट याद रखना, रांड्स का पॉलिटिकल ब्रदर भाई चापेकर ब्रदर्स, ये एक पॉइंट याद रखना। अब हमारा आज का मेन टॉपिक आएगा, जो मेन हमारा हीरो जरना, चीजरना, विलन जरना, लॉर्ड कर्जन। अब आएगा हमारा एक्चुअल विलन, लॉर्ड कर्जन। विलन ही बोलेंगे ना इनको तो हम। 1899 से लेके 1905 में, क्योंकि ये बंदा जो है सबसे इनफेमस बोलेंगे वाइसरॉयज में से, क्योंकि इसी के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। तो अब जो मेन चीज़ यहाँ पे, अब इसमें आपने पहले 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। अलग अलग कमीशन बनते हैं। एक चीज़ यहाँ पे उसके टाइम पे फेमाइन आ जाता है, ठीक है, इसके टाइम पे अराउंड 1899 या 1902 के टाइम पे एक फेमाइन आएगा। उस फेमाइन के रिस्पॉन्स पे एक कमीशन अपॉइंट करेगा। तो उस कमीशन का नाम होता है डोनाल्ड कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन, ठीक है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, तो स्पीकर था मैकडोनल्ड हजीन है ना, तो इस चौक जरा आया, तो यहाँ पे फेमाइन को मरीज हो दे, तो इस टाइप का दजाक सिंह आता है फर्स्ट फेमाइन कमीशन सिस्टम, स्टार्च, क्योंकि फूड प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते थे तेरे मदद बिना। तो यहाँ पे ये जो है सेकंड फेमाइन कमीशन। तो अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो फेमाइन कमीशन, FC मीन्स फेमाइन कमीशन। फर्स्ट फेमाइन कमीशन किसके टाइम पे बनी थी, लिटन के टाइम पे बनी थी, और उसका नाम क्या था, रिचर्ड स्टार्चे, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो यहाँ इसी तरह जो सेकंड फेमाइन कमीशन है वो किसके टाइम पे बनेगी, यहाँ पे कर्जन के टाइम पे बनेगी, और उसका नाम होता है मैकडोनल्ड कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, ये एक पॉइंट ये। फिर दूसरा ये एक पुलिस कमीशन भी बनाएगा, पुलिस मतलब जो पुलिस रिफॉर्म होंगे उसको लाने के लिए एक पुलिस कमीशन बनाएगा 1902 में। उस कमीशन का जो हेड होता है वो होता है जेम्स फ्रेजर, जेम्स फ्रेजर, नहीं जेम्स फ्रेजर नहीं यार, ये तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। जेम्स फ्रेजर में कहाँ पहुँच गया, एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर कमीशन बोलेंगे इसको, जो पुलिस के रिलेटेड है। ये किसके रिलेटेड है, पुलिस कमीशन। एक कमीशन और बनाता है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, 1902 में एक यूनिवर्सिटी कमीशन भी बनाएगा, उसको रिलेक कमीशन देते हैं, रिलेक कमीशन। और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आगे जाके यूनिवर्सिटी एक्ट भी आता है, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके रिलेटेड, इसके रिलेटेड, कर्जन के रिलेटेड। अब जो मेन जो इवेंट इसके टाइम पे होगा वो होता है क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, POB।
अब यहाँ पे मैंने एक मैप रखा था, ये देखो, ये पूरा बंगाल का रीजन था, इधर देखो अब। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो पूरा ये बंगाल का रीजन था उसको आधा कर दिया, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये क्या हो गया ईस्ट बंगाल, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे हम इसी को यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिखूंगा। तो 1905 में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल करता है, कौन करता है भाई, लॉर्ड कर्जन करेगा। तो ये क्या करता है, जो बंगाल था उसको चेंज करेगा ईस्ट बंगाल और West Bengal. वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे आप मैप भी देख रहे होंगे। अब ये जो ईस्ट बंगाल है, यहाँ पे जो ईस्ट बंगाल है, इसका जो कैपिटल होता है वो होता है ढाका, DACCA ढाका, या दासनाता बांग्लादेशी कैपिटल था ढाका, वहीं ईस्ट बंगाल। इसका तो पहले से ही था कलकत्ता। अब ये जो कर्जन है ना, ये करता क्या है कि देखो, अब इसकी स्टोरी थोड़ा समझो ताकि आपको ज़्यादा याद रहेगा। अब जो इंडिया फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, बंगाल। जो मेन सेंटर होता है फ्रीडम स्ट्रगल का वो होता है बंगाल में, क्लियर है ये पॉइंट। Yes. तो उस फ्रीडम स्ट्रगल को जो है दबाने के लिए अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करेगा, डिवाइड एंड पॉलिसी का रूल बनाएगा। वो कहने को तो यूँ बोलेगा कि भाई मुसलमानों, तुमको हमने अलग किया है ताकि हम तुम्हारे को ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करें, तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, गवर्नमेंट स्कीम्स तुम्हारे लिए करेंगे जरिंची, इस तरह। तो वो जो रीज़न देते हैं ना, वो देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने इसको पार्टीशन किया। लेकिन एक्चुअल उनका रीज़न होता है जो मूवमेंट चल रही है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से मुस्लिम जो, वो इधर मुस्लिम्स मेजोरिटी होंगे, ये हिंदू मेजोरिटी होगी। तो यहाँ पे फिर ये लोग इन शॉर्ट हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे बंगाल को डिवाइड कर रहे थे। तो इसको हम बोलेंगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। पहले इनको अलग अलग करो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, फिर मुसलमानों को आप लोग मतलब लालच दे दो कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जरा उनको अलग करो हिंदुओं से, फिर ये लोग कम पढ़ेंगे तो इन पे अटैक करो, तो शिंगाया। तो ये मेन रीज़न क्या था पार्टीशन का, हिंदू मुस्लिम बेसिस पे किया, और जो पॉलिटिकल जो नेशनलिज्म चल रहा है उसको सप्रेस करने के लिए था। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ईस्ट बंगाल जो है मुस्लिम मेजोरिटी बनती है, ये हिंदू मेजोरिटी बनेगी। इनका कैपिटल होता है ढाका, इनका कैपिटल होता है कलकत्ता। ये पॉइंट क्लियर है सबको। उसके बाद यहाँ पे जो आपको याद रखने की बात है, अब यहाँ पे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। अब जो है इंडिया में अब क्या होगा, देखो, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद यहाँ पे मूवमेंट्स चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे स्वदेशी मूवमेंट, क्लियर सुना। अब देखो 1905 में अगर इसका ऑफिशियली अनाउंस या ये चीज़ कब होता है, जब ना अक्टूबर 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक्ट है वो पास होके इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसी तरह मुझे एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, 2019 में जम्मू कश्मीर बाइफर्केट हो गया, लद्दाख और JK-UT में हुआ ना, उसके बाद लद्दाख UT बनी। तो मुझे आप ग्रुप में लिख के देना कि ऑफिशियली लद्दाख जो है UT कब बनती है, 31 अक्टूबर 2019 को। हाँ, तो वो इसी तरह ये भी अक्टूबर में ही किसी डेट को हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब सेशन तो हर साल होता था, तो उस साल भी एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1905। वो कहाँ पे होता है, बनारस में। तो देखो छोड़ो आप उसको यार, BANARS बनारस में। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ अक्टूबर में। फिर दिसंबर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा वो कहाँ पे होता है, बनारस में। और उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है गोपाल कृष्ण गोखले। और ये जो बंदा है गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसको फादर ऑफ गांधी भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। क्यों, क्या बोलते हैं इसको, फादर ऑफ गांधी। तो गांधी जी जो है पहले जो है वो साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। उनको इंडिया में लाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट, इंडिया में लाने का जो रीज़न था वो यही बनता था। इन्हीं की वजह से शायद जो गांधी थे वो इंडिया आ जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडरेट थे। अब ये बनारस सेशन होगा, इस सेशन में जो है स्वदेशी रेजोल्यूशन पास होगा। क्या होगा, स्वदेशी रेजोल्यूशन। स्वदेशी रेजोल्यूशन मतलब इसको हम स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट भी बोलेंगे। स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट मतलब कि क्या हो गया, अब एक बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हो गया इंडिया में, स्पेशली बंगाल में। मीन्स कि स्वदेशी जर्चिन लोकल। तो यूँ कहना कि जो फॉरेनर जो भी चीज़ें थे आज के बाद बाइकआउट करना था। समझता इजरायली प्रोडक्ट बाइकआउट वो मिंदा नहीं यार, ये नातिपन मीन्स थू तो दसा डीव व्यूज खानन मा थू में दुख दे मैं दो इजरायली फिनांस जरिंची। तो उस टाइप का एक मूवमेंट उस वक्त चला था।
स्वदेशी मूवमेंट, मतलब जो अंग्रेजी गोंचेंगा मिगोन मद्युन फिलहाल चोक्षी गाया। तो अब क्या हो गया, लोकल चीज़ें प्रमोट होने लगी, जो फॉरेनर की चीज़ें थी उनको बाइकआउट करने लगे, तो उसको हम बोलेंगे स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। मतलब कि जो फॉरेनर चीज़ें हैं उनको बाइकआउट करना है, जो स्वदेशी लोकल चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट। एक स्टार्ट हो जाता है बंगाल में। कहाँ पे होता है ये, बंगाल में। तो ये 1905 सेशन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था, बनारस में। प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, और वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट होने लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। उसके बाद इसी टाइम पे जब बंगाल पार्टीशन होता है तो अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगेंगे। 69 पार्टीशन होगा तो प्रोटेस्ट होंगे। तो प्रोटेस्ट के टाइम पे जो है अलग अलग नेशनली, जैसे कि हमने वंदे मातरम पढ़ा, वंदे मातरम जो फेमस हुआ, जिसको आज हम नेशनल सॉन्ग के तौर पे एडॉप्ट करें, उस फेमस होने का रीज़न यही पार्टीशन ऑफ बंगाल था, क्योंकि इसी टाइम पे वंदे मातरम जो है बहुत फेमस होने लग जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी टाइम पे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो एक पोएम लिखेंगे, अमर सोनार बंगला। क्या लिखेंगे, अमर सोनार बंगला मीन्स माई गोल्डन बंगाल चोशिया। तो ये सॉन्ग जो है उसने लिखा, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उस वक्त बहुत फेमस हुआ, इसी मतलब गाने गाते हुए लोग प्रोटेस्ट करते थे। तो आगे जाके जब 1971 में, कब, जब आगे जाके 1971 में जब बांग्लादेश बन जाता है ना, तो इसी सॉन्ग को वो एज ए अपना नेशनल एंथम अडॉप्ट कर देता है। किसको, अमर सोनार बंगला। तो हम कह सकते हैं नेशनल एंथम इंडिया का किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेशनल एंथम बांग्लादेश का किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये वो था अमर सोनार बंगला। ये कब लिखा था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में लिखा था। एक पॉइंट ये हुआ। और इसी टाइम पे जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये भी काफ़ी फेमस होने लग जाता है। क्लियर है ये दो पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज ये एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स का मसिस ना, एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं। जो मॉडरेट्स होते हैं वो सोचते हैं यार ठीक है बंगाल में हो गया तो बंगाल तक ही रखो, ये मूवमेंट को इधर उधर मत ले जाओ जरा। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है स्वदेशी बंगाल मूवमेंट, इसको पूरे इंडिया में फैलाना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर इन दोनों जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट रखते थे और जो मॉडरेट्स व्यू पॉइंट रखते थे, इनकी बनती नहीं थी। तो मॉडरेट्स क्या चाहते थे, इस मूवमेंट को पूरे इंडिया में फैलाना चाहिए। भाई ये बंगाल तक की बात नहीं है, ये तो इंडिया में होना चाहिए पूरा मूवमेंट। जो बाइकआउट स्वदेशी मूवमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये पूरे इंडिया में हो। जो मॉडरेट्स थे वो लोग गवर्नमेंट को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी डिमांड्स फुलफिल कराएंगे, तो इसलिए इनको ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, तो इसलिए इधर ही रखो। मतलब ना, इनको खुश करने के लिए इधर ही थोड़ा होने दो, शोर शराबा चौकसी गाया। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का अलग होता था। इसी तरह फिर क्या होगा, अब इम्पोर्टेंट एक सेशन आएगा, 1906 सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1906। ये कहाँ पे होगा, कलकत्ता में। ये पॉइंट हुआ। और इसको जो प्रेजाइड करेंगे कौन करते हैं, ये दादा भाई नौरोजी। उस दिन मैंने कहा था दादा भाई नौरोजी ने कितने सेशन प्रेजाइड किए थे, 3। एक किया था 1886 में, 1893 में, और अब ये 1906 सेशन को भी दादा भाई नौरोजी जो है प्रिसाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट्स, दिस आप स्टोरी क्लियर होते, पॉइंट सब क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आएगा 1906 सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। अब यहाँ पे जो है एक, हाँ क्या चीज, फोर में दादा भाई नौरोजी 3 ही करेगा। 4 सो समय बाद सबसे ज्यादा इसी का होता है, 3 करता है। तो इस सेशन में एक इम्पोर्टेंट एक चीज होगी, देखो एक यहाँ पे जो मॉडरेट्स थे वो ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहेंगे गवर्नमेंट को। एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहेंगे कि भाई इनको दफ़ा करो गवर्नमेंट क्या जुजू बंदूक सिंह का तो तोशिक। तो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास होगा, स्वराज रेजोल्यूशन। स्वराज रेजोल्यूशन, स्वराज दर्चिंचिया सेल्फ गवर्नमेंट ला, सेल्फ गवर्नमेंट दासा आता 6 शेड्यूल तो दे 6 शेड्यूल तामना चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट होती मींस इस पूरे लद्दाख में हम खुद से रूल करेंगे। उधर चीज़ दर्जिन सेल्फ गवर्नमेंट दासा आती हेड ऑफ द लद्दाख पोसिन गवर्नर, वो बाहर का बंदा है, दिल्ली से आया इनमें। अगर उधर जगह का मान लो चीफ मिनिस्टर छिना, चीफ मिनिस्टर पर लोकल हों चीन, तो नाती गवर्नमेंट सो मसों सेल्फ गवर्नमेंट सो जब गवर्नमेंट चलाने वाले अपने ही लोग हों, उधर चीज़ दर्जिन सेल्फ गवर्नमेंट।
अभी 1906 के टाइम पे इंडिया में गवर्नमेंट कौन चला रहा है? ब्रिटिशर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव, देखो अभी यहाँ पे गवर्नर जनरल है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें तो फुल इंग्लिश है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे कुछ फ्यू इंडियंस है, लेकिन उनको भी कोई पावर और नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, स्वराज अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना कोई गोल डिक्लेयर किया था क्या? नहीं किया था। अब यहाँ पे स्वराज रेजोल्यूशन के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना गोल सेट करेगा। गोल इज स्वराज। स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है? गोल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल है। अब स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। क्या हुआ? सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक टर्म याद रखना आप, डोमिनियन स्टेटस। चिंतला। अब इस स्वराज को लेके डिफरेंस होता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को लेके। ठीक है, मॉडरेट्स चाहते हैं कि स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, जहाँ पे जो है ब्रिटिशर के अंडर होके ही हम अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे। मतलब कि जो हेड होगा वो ब्रिटिशर होने दो, लेकिन नीचे मिनिस्टर्स हमारे होंगे तो ठीक, उसको हम बोलेंगे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब अंग्रेजों का कोई लेना देना ही नहीं, उनको भगाओ, वापस जाओ, बोलो पूरी गवर्नमेंट हम ही चलाएंगे। उधर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 1906 सेशन में एक तो बाइकआउट मूवमेंट चल रहा है कि नहीं, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे एक स्वराज रेजोल्यूशन पास होता है, जहाँ पे कांग्रेस अपना गोल सेट करता है कि हमें स्वराज चाहिए, मीन्स हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। इंडिपेंडेंस जोन में दिखा सेल्फ गवर्नमेंट है, जहाँ पे हम अभी इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा है कांग्रेस। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट हो उसमें मेजोरिटी हमारे हो, या जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पे इंडियंस हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंडियन हो, इन सब के ऊपर ब्रिटिश क्राउन भी होगा चलेगा, लेकिन इंडिया में रूल हमारे ही हो रहा है। जैसे कि दाफा गांधी चौथ, प्राइम मिनिस्टर पूरा पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, रूल प्राइम मिनिस्टर करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बैठा कौन है? प्रेसिडेंट, हेड प्रेसिडेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, तो लॉ बनाने के लिए फाइनल किसका साइन चाहिए होगा? प्रेसिडेंट का। तो उस केस में अब हम देखो, ऐसे अगर सेल्फ गवर्नमेंट को इस तरह कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में सारा इंडियन बैठा है, लॉ बनाया, लेकिन साइन फाइनली किसका चाहिए? ब्रिटिश क्राउन का। तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर? सुना, इंडिया कंप्लीट आज़ाद अभी नहीं है, ब्रिटिश ऊपर तो है ना, फिर भी सर पे तो ब्रिटिश है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी क्या हो? इंडियंस हो, लेकिन इन सब के ऊपर कौन रहेगा? ब्रिटिश क्राउन रहेगा। तो इस स्टेट को हम बोलेंगे सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हेड जो है, हेड होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय, कौन होगा? ब्रिटिशर का होगा। लेकिन जो मिनिस्टर होंगे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स होंगे, वो इंडियंस होंगे। तो उस सेटअप को हम बोलेंगे सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस दर्जित। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो गया कि इनका कोई लेना देना ही नहीं है, मिनिस्टर भी हमारे हों, काउंसिल के मेंबर भी हमारे हों, और जो गवर्नर जनरल होगा वो भी हमारे ही हो, इंडियन का। उस चीज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्लियर फॉर द पॉइंट इज? तो यहाँ पे स्वराज की बात होती है, और इस तरह से मॉडरेट, इस डोमिनियन स्टेटस की बात करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इनको स्वराज का जो कंसेप्ट है उसमें इनकी डिफरेंस आ जाती है। क्लियर फॉर द पॉइंट? वो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, इंडियन एजुकेशन काउंसिल इस्टेब्लिश होगा। इंडियन एजुकेशन काउंसिल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो, स्वराज मूवमेंट मतलब पूछो सब कुछ हमारे ही हो, है कि नहीं? कपड़े हमारे हो, मशीन हमारे हो, ये तो इसी तरह एजुकेशन भी तो हमारा होना चाहिए। अब एजुकेशन हम अंग्रेज़ों का पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों में हमारा हो जाना दिखी ना। तो अब इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडियन एजुकेशन काउंसिल को बनाया जाएगा इस टाइम पे 1906 में। क्लियर हो यहाँ तक? ओके, अब यहाँ तक आ जाओ। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब हम आएंगे 1907 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। 6 का हमने पढ़ लिया ना। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में 2 डिफरेंसेस आ गए। एक तो आ गए मूवमेंट को लेके, बंगाल का स्वदेशी मूवमेंट को लेके। एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं पूरे इंडिया में फैला जाए, मॉडरेट चाहते हैं नहीं, बंगाल तक ही रखो। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस था स्वराज को लेके। जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे स्वराज मीन्स डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश के अंडर ही बैठ के हमारा गवर्नमेंट चले, इस तरह का। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे स्वराज का मतलब फुल इंडिपेंडेंस, तो इसमें भी इनकी बराबरी नहीं थी। अब होता क्या है 1907 में, अब यहाँ पे एक स्टोरी सुनो। 05 का सेशन कहाँ पे हुआ? बनारस में। 06 का सेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट
अलग ही एंगल में जा रहे हैं और मॉडरेट्स अलग एंगल में जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो 1907 में मॉडरेट्स चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि इस बार जो सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट हमारा होना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है ना एंड में कांग्रेस का जो भी होगा वो उसका प्रेसिडेंट के हिसाब से चलेगा। अगर प्रेसिडेंट को मॉडरेट इनका तो एक्टिविटीज़ भी उन्हीं के हिसाब से चलेंगी, प्रेसिडेंट को एक्सट्रीमिस्ट इनका तो एक्टिविटीज़ भी उनके हिसाब से चलेगी, क्योंकि हेड को वहीं हुआ इन मीन। अब 7 में जो एक्सट्रीमिस्ट है, अब ये जो यहाँ पे कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी मॉडरेट था। यहाँ पे था दादा भाई नरोजी, ये भी मॉडरेट है। अब ये चाहते हैं 1907 में भी इस बार हमारा ही प्रेसिडेंट होना चाहिए, हर बार इनका होता है तो शुमंदो गोठा बजा उस वक्त। लेकिन एंड में जो मॉडरेट्स मेजोरिटी में वही होते हैं, कौन होते हैं, कांग्रेस में मेजोरिटी में मॉडरेट्स होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं एक्सट्रीमिस्ट वाले। अब वो चाहते हैं कि इस बार हमारा प्रेसिडेंट हो, लेकिन जो मॉडरेट्स होते हैं वो ट्रिक करेंगे, तो वो रखेंगे नेक्स्ट सेशन 19 वो रखेंगे सूरत में। कहाँ पे रखेंगे, सूरत में। सूरत उस वक्त हुआ था बंगाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो चाहते थे बाल गंगाधर तिलक न दिलचस्प बिना। एक्सट्रीमिस्ट में हमने 3 चीज, लाल बाल पाल, ठीक है। लाला, ये कौन था, लाला लाजपत राय, ये किस रीजन में था, पंजाब रीजन में एक्टिव था। इसको पंजाब केसरी भी बोलते हैं, किसको, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी सो जरबजरना लाला लाजपत राय को। दूसरा होता है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये कहाँ पे एक्टिव होता है, बॉम्बे में। इसका दूसरा नाम था लोकमान्य तिलक, लोक MANY मान्य तिलक, इसका दूसरा टाइटल मिला था एक। और तीसरा है पाल, पाल कौन गया, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये एक्टिव होता है बंगाल में, क्लियर है, ये एक्टिव होता है बंगाल में। ये 3 एक्सट्रीमिस्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। तो इस बार क्या चाहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो चाहता था कि ये जो बाल गंगाधर तिलक है इसको हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जो कांग्रेस में मेजोरिटी मॉडरेट्स की थी, इन्होंने ट्रिक करके सूरत सेशन पे कहाँ पे रखा, सूरत में। सूरत में सेशन रखने से क्या होगा कि एक रूल होता है उस वक्त कांग्रेस का कि जहाँ पे जिस जगह पे सेशन रखा गया है प्रेसिडेंट उस जगह का नहीं हो सकता है, ये एक रूल था। अब मान के चलो सेशन कलकत्ता में होगा तो प्रेसिडेंट यहाँ का बंदा नहीं होगा, सेशन यहाँ पे होगा तो प्रेसिडेंट यहाँ का बंदा। अब सेशन कहाँ पे रखा, सूरत में। सूरत उसका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी, तो तिलक कहाँ का था, महाराष्ट्र बॉम्बे का ही था, तो अब तिलक बन ही नहीं सकता था प्रेसिडेंट। तो इसके चलते अब यहाँ पे इंडियन कांग्रेस एकदम ब्रेक हो जाएगी। अब जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन थे वो इंडियन कांग्रेस को छोड़ के अपना रास्ता अलग से पकड़ेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट, इसको हम बोलेंगे 1907 में क्या हो गया, अब सूरत स्प्लिट मीन्स यहाँ पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एकदम ऑफिशियल स्प्लिट होती है, किस में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग लेफ्ट इंडियन नेशनल ये लोग छोड़ देंगे और यहाँ पे मॉडरेट्स ही रह जाएंगे। फिर उनका जो प्रेसिडेंट होता है राज बिहारी बोस उधर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, राज बिहारी घोष। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907। वेरी गुड। सूरत स्प्लिट ही मतलब कुछ। दूसरा आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड कब हो गई, 1907 में सूरत में स्प्लिट हो गया। और उसमें चाहते तो थे तिलक को, लेकिन राज बिहारी बोस वहाँ पे बनता है। और दूसरा पॉइंट हमने नहीं पढ़ा यहाँ पे, कर्जन कब तक गवर्नर होता है, 1899 से लेकर 1905 में। फिर आता है मिंटो सेकेंड 1905 से 1910 में। तो इसी मिंटो के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई, एक तो इसी के टाइम पे जो है बनारस 1905 सेशन इसी के टाइम पे होता है, 1906 भी और 1907 ये तीनों सेशन इसी के टाइम पे होते हैं, और इसी के टाइम पे ये सब चीज़ें। तो यहाँ तक क्लियर है, बस इतना ही रखो। अब क्वेश्चन्स थोड़े देखो, सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, मैंने कुछ क्वेश्चंस बना के लाए हैं इसी रिलेटेड। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा है सबको, विच वॉइसरॉय के टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस वॉइसरॉय के टाइम पे आया था, लेंस डाउन पे आया था, वेरी गुड। इसके टाइम पे आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आएगा, इसके टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है। ये क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ तक इस क्वेश्चन को, ड्यूरल लाइन बाउंड्री
किस किस के बीच में थी? ड्यूरन एंड वो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आज के टाइम पे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ये किसने लाया था? ड्यूरन कमीशन ने। किसके टाइम पे थी वो? लैंड्स डाउन के टाइम पे थी। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। इस तरह अब ये सारे क्लियर क्वेश्चन क्लियर छाने खिंता क्लियर क्यों हो चाहिए। अब ये देखो कर्जन पे आएगा ज़्यादा क्वेश्चन। कर्जन जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय कब बना था? 1905 तक ही था। बस इतना याद रखना है। बस पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इसको भगा देते हैं। तो ये इसका आंसर होता है 1905 में। अब ये देखो असली क्वेश्चन दिया है उससे अच्छा सा। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वांटेड स्प्रेड ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन। जो पार्टीशन के अगेंस्ट मूवमेंट क्या था वो था स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वो दोनों चाहते थे कि इसको बियॉन्ड बंगाल लिया जाए। सही है? नहीं, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उसको बियॉन्ड बंगाल ले जाए। मॉडरेट तो नहीं चाहते थे। तो ये गलत हुआ। तो ये ऑप्शन ही गलत हुआ। सूरत सेशन जो हुआ था उसमें जो स्प्लिट हुआ था ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट। सही है कि नहीं है? स्वदेशी मूवमेंट स्प्लिट तो उसी वजह से हुआ ना, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में उनकी बराबरी नहीं आ रही थी। अभी तक जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट पूरे इंडिया में फैलाना चाहते थे। मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अपना प्रेसिडेंट बना के इस मूवमेंट को इंडिया में फैलाना चाहते थे, लेकिन वो अपना प्रेसिडेंट बना नहीं सके। तो उस वजह से स्प्लिट हो गया। तो इसलिए ये सही हुआ। तो ये जो असली क्वेश्चन थी क्वेश्चन इट्स फैक्ट 1 1920s एंड खान मजहब में उमर इट्स क्वेश्चन होना, इसमें थोड़ा दिमाग भी लगता है। अब यहाँ पे देखो, इन विच सेशन दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अपना गोल एज ए स्वराज कब डिक्लेयर किया था? 1907। वेरी गुड, एकदम गलत। 1906 में। 7 में तो स्प्लिट हुआ ना, 6 में। इंपॉर्टेंट सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1906। उस वक्त दादा भाई नौरोजी जो है प्रेसिडेंट हुआ करते थे। क्लियर छे था? नाते सिलखन सब कसू का 3 दुख। अब ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। Who among the following was not an extremist? बिपिन चंद्रपाल इनमीन बाल चंद्र गोपाल तिलक भी था। बाल पाल गोपाल कृष्ण गोखले में ये नहीं था। ये बहुत एक मॉडरेट था, क्योंकि बनारस में प्रेसिडेंट भी इसी ने किया था। गांधी को लाने में भी इसी का रोल था। और औरबिंदो घोष भी एक एक्सट्रीमिस्ट था बंगाल में। ये भी बंगाल में, ये बॉम्बे रीजन में था। तो ये एक मॉडरेट था। तो ये आंसर आ गया इसका। इसी तरह ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था? वेरी गुड, पार्टीशन ऑफ बंगाल ही हुआ था उसके टाइम पे। ड्यूरन कमीशन किसने बनाया था? लैंड्स डाउन ने ड्यूरन कमीशन लाया था। भूटान और किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1865 में। इंट्रोडक्शन सिस्टम ऑफ बजट, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 केनिन के टाइम पे आता है। ठीक है, ये तक यहाँ तक। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है ईस्ट और वेस्ट में, तो उनकी कैपिटल क्या बनती है? आज का तो ढाका है, उसका डेक्का बोला। जैसे उस वक्त कोलकाता था, कलकत्ता छामेंदो अमीन, तब बम्बई, अब मुंबई, तो उस वक्त डेक्का था। यहाँ पे क्या बनता है? ये उसका कैपिटल। और एक बात बताओ, साग फिलान एशियन वेशन बॉडी का तो सिर्फ दे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तो सिर्फ उसमें से किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ढाका में है? बांग्लादेश ढाका में या इसी ढाका में है? किसका है? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ASEAN एक एशियन, दूसरा बिम्स्टेक, तीसरा सार्क, चौथा RCEP। बोलो इनमें से हेडक्वार्टर किसका कहाँ पे है? बिम्स्टेक का। इनका कहाँ पे है? ढाका में है। इसका कहाँ पे है? काठमांडू में। इसका कहाँ पे है? जकार्ता में। जकार्ता बांग्लादेश, ये उधर इंडोनेशिया में है। क्लियर से था? सलीमुल्लाह ये नहीं पढ़ा ना आज दिवसिल साथ। चलो उधर कैसे ले। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? सॉरी 19 कैंसल कब हुआ था? देखो 1905 में कर्जन के टाइम पे क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। फिर आगे जाके 1911 में दिल्ली दरबार होता है। दिल्ली दरबार तेजंगस्तान पॉइंट। अगर तुम लोग लिटन का जो लेक्चर है उसको पढ़ोगे ना, वहाँ पे ये पॉइंट मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है। उस वक्त जो वॉइसरॉय होता है हार्डिंग, ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल करेगा, ख़त्म करेगा। एनल मीन्स ख़त्म या कैंसिल कर देगा। जैसे कि हमने पढ़ा था
डलहौजी ने लाया था कौन सा पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। फिर नेक्स्ट जो केनिन आएगा वो उसको खत्म कर देता है। इसी तरह लिट्टन ने लाया था वर्निकुलर प्रेस एक्ट, फिर रिपन आएगा उसको खत्म कर देता है, रिपील कर देता है। इसी तरह 1905 में कर्जन ने पर्सन ऑफ बंगाल आएगा, 1911 में जो है वो हार्डिंगे जब वॉइसरॉय होगा तो उसको क्या करेगा, एनल करेगा। तो इसका आंसर आता है 1911। इसी तरह हु कंपोज सॉन्ग अमर सुनर बंगला, रविंद्रनाथ टैगोर, और वो क्या बनते हैं आगे जाके बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बन जाता है। वेरी गुड। तो इसी ढाका में 1906 में जब ढाका बनेगा तो उसका जो 1906 में जो मुस्लिम लीग है ना वो वही ढाका में बन जाता है। वो हम कल पढ़ेंगे, मैं से आज नहीं पढ़ाना। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट। ये बनता है, ये 1905 में स्टार्ट होगा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये 1930 में स्टार्ट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में स्टार्ट होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट होता है 1920s में, ये स्टार्ट होता है। क्लियर है रदी मूवमेंट उन। तो ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन देखो, स्वदेशी मूवमेंट जो था उसके रिलेटेड है। इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिजीनियस मतलब लोकल। तो इसने स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ, जो लोकल इंडस्ट्री थी वो बूम हो कि नहीं हुई? क्योंकि स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट में क्या हुआ कि लोगों ने डिसाइड किया कि फॉरेनर चीज़ों को हम बाइकआउट करेंगे तो लोकल चीज़ें क्या हो गई, प्रमोट हो जाएंगी। तो इंडिजीनियस जैसे लोकल ला, तो लोकल जो क्राफ्ट बनाते थे, लोकल जो आर्टिसन चीज़ें बनाते थे, उनकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी ना। तो वो रिवाइवल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। दूसरा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिशिंग एज ए पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सही है कि नहीं है? पहले 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर 1906 में नेशनल एजुकेशन काउंसिल बना ताकि लोकल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाए। तो ये भी सही है। तो दोनों इसमें क्या हुआ, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन इज तो टीचिंग। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा माइंड वाला लॉजिकल पाया। इसमें बोलता है विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल स्टूड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट तो सारे इंडियंस थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। यहाँ पे देखो लाल बाल पाल के बारे में लिखा हुआ है, ये भी एक्सट्रीमिस्ट है, ये भी है, ये भी है। ये लोग तो चाहते थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो स्वदेशी मूवमेंट है वो पूरे इंडिया में फैलाया जाए, लेकिन मॉडरेट्स तो उनको रोक रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बंगाल में कौन एक्टिव था, तो ये लाला लाजपत राय, ये पंजाब में एक्टिव थे ज़्यादा, है ना। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र में या पुणे में बोलो या बॉम्बे में बोलो, वहाँ पे एक्टिव थे। बिपिन चंद्र पाल जो है वो कलकत्ता में या बंगाल में एक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, इसी को बोलेंगे। इस तरह वंदे मातरम बिकम पॉपुलर सॉन्ग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट पे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। और किस सेशन में इसको गाया गया था, 1896 सेशन में, एट द रेट ऑफ कलकत्ता सेशन में इसको गाया गया था। ये क्वेश्चन देखो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एनल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, एनल्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल दरबाना, सीधा कर्तन पे मत जाओ या, अच्छे से पढ़ो। अच्छा बस, वेरी गुड, एकदम गलत। हार्डिंगे देखो मिंटो जो है ना, ये मिंटो 2 की बात कर रहा है जो 1905 से 1910 तक था। हार्डिंगे आएगा 1911 से 16 के बीच में। और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल होता है वो 1911 में होता है। क्लियर सुना। कर्जन तो वो इंट्रोड्यूस लाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। फिर चैम्सफोर्ड होता है ये 1916 के बाद वाइसरॉय नेक्स्ट यहीं आएगा, तो ये नहीं है इसमें। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन कंसिडर्ड टू बी बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे जो एक्चुअल रीजन क्या था, बंगालीज इमर्ज्ड एजुकेशन सेंटर, बंगाल को क्या एजुकेशन सेंटर बनाना चाहते थे। All freedom fighters were from Bengal. What was the actual reason considered to be behind the partition of Bengal? All freedom fighters कहाँ थे, फ्रीडम फाइटर्स तो हर जगह से थे, लेकिन मेजोरिटी जो है मूवमेंट इन बंगाल में चल रहा था। जैसे कि एक बात बताओ, अभी इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली। अगर इंडिया ने कोई चीज़ चलानी हो तो मेन चीज़ तो कैपिटल से होगी ना, बाकी मूवमेंट के लीडर तो हर जगह से आएंगे। तो ये नहीं हुआ ना, बंगाल ये भी नहीं। बंगाल फिर अपोजिंग इंग्लिश ड्रेस एंड फूड, ये रीज़न नहीं था, ये तो बाद में हो गया। हाँ, तो ये एक्चुअल था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उनको डिवाइड करो हिंदू मुस्लिम में, फिर इनको पहलो अच्छे से तो शिगा, तो इसलिए वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये मैंने बोला भी था आपको, है कि नहीं। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो,
रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये तो कर्जन नहीं हुआ, छोड़ो इसमें कुछ है नहीं। मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 ये भी इसी टाइम पे, कहाँ पे? 1906 फर्स्ट ऑप्शन। इसमें कोई अच्छा सा क्वेश्चन है क्या? और लगभग हो गए हैं हम लोग को क्वेश्चन, तो क्लियर छेद देगा। तो आप क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं, तो अभी जिस तरह से आपको आ रहे हैं ना यार, बस कोशिश करो इसी दिन इसी तरह आपको आना चाहिए हमेशा, तो इसलिए रिवाइज करते रहो। घरे कहाँ पे? Who was the founder of All India Muslim? चल एक इस पॉइंट को यहाँ पे देखो, 1905 में सुनो, देखो अच्छे से, क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। उसके अगले साल 1906 में जो बंगाल का, अब ईस्टर्न बंगाल का जो कैपिटल था ढाका, अब ईस्टर्न बंगाल में मेजोरिटी कौन आए? मुस्लिम। तो वहाँ पे ढाका में मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होता है। कब होता है? 1906 में। और इस वक्त जो वाइसरॉय कौन होता है? मिंटो। ये एक क्वेश्चन आ सकते हैं, मिंटो सेकंड वाइसरॉय होगा। मुस्लिम लीग बना कब? 1906 में। किसने बनाया? बाई जरना का तो आगा खान नहीं था, सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। सलीम, हमने काफ़ी सलीम पढ़े यार, सलीमुल्लाह, सलीम 3 वर्ष से मतलब सलीम इतने होता, किसी को 3 सलीम पढ़ा। एक तो एक अकबर का नाम सलीम था। अकबर का नाम सलीम था, बहुत गलत एकदम। अकबर का बेटा सलीम। अकबर का बेटा अकबर जो है सलीम चिश्ती के पास जाता है कि दुआ करो मौलवी साहब बच्चा होने के लिए तौफीक। फिर उनको लड़का होता है तो उस लड़के का नाम रखता है सलीम। सलीम बाद में जब रूलर बनेगा तो उसका नाम होगा जहांगीर। और जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? बेगम मेहरून निसा। मेहरून निसा का टाइटल मिला था नूर जहां। तो यहाँ पे आएंगे, सलीमुल्लाह जो है फाउंडर होता है किसका? मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग का इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन फाउंडर कौन था? एओ ह्यूमे। फिर फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसी तरह इनका 1906 में फर्स्ट सेशन होगा, वहाँ पे इनका जो प्रेसिडेंट आगा खान थर्ड या आगा खान थर्ड। हाँ, और पता है आप लोगों को आगा खान कौन है?